हेलो गाइस, सागर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलर लेक्चर से एक लेवल ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, आपको चीज़ों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के रेगुलर लेक्चर एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखने को मिलेंगे। रेगुलर लेक्चर वो लेक्चर होते हैं जो क्लासेस के साथ चलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेक्चर वो लेक्चर होता है जो उस टॉपिक के पीछे के कॉन्सेप्ट को रिवील करता है। हमको उस टॉपिक के पीछे के कॉन्सेप्ट को रिवील करना है, जानना है कि ये जो टॉपिक है इसके पीछे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन कौन सा लॉजिक काम करता है जिसके थ्रू ये टॉपिक बना हुआ है। क्योंकि अगर आप रेगुलर लेक्चर को समझते हो, नो डाउट, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको रेगुलर लेक्चर तो समझ में आता है, लेकिन कई बार हमको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। लेकिन अगर हम उस रेगुलर लेक्चर के पीछे का कॉन्सेप्ट जान लें, है ना, तो हमको एकेडमिक लेवल पे एज वेल एज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उस पर अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमको जानना है कि जो टॉपिक है उसके पीछे का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप दोनों चीज़ों को समझ गए तो आप इन चीज़ों को लाइफ टाइम के लिए सीख जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। मैं डैम श्योर हूँ या पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेगुलर लेक्चर को अटेंड करना या उसको याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। इस यूट्यूब चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के हर टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे ही एक टॉपिक के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको जो टॉपिक सर्च करना है उस पर सीधा सर्च कीजिए और उस पर सागर कोचिंग क्लासेस लिखिए और एंटर मारिए, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अगर और आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बिल्कुल बनाएंगे जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो है एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पहले अपन लोग जानते हैं, फिर उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट रिवील किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले अपन उसका डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद एक न्यूक्लियस, एक सिंगल एटम का मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ और उसके ट्रैक्स बनाता हूँ जिस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं एटॉमिक नंबर का। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है एटॉमिक नंबर का? एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं ना। एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल जेड। ध्यान रखना है ना, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर को अपन लोग कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी प्लस, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए इसको पी प्लस लिखते हैं, पी की पावर प्लस। ओके, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और ये प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही मेरा एटॉमिक नंबर होगा। और इसको मैं जेड से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, एन मतलब एटॉमिक नंबर, और इसको मैं इंडिकेट करता हूं जेड से। ठीक है, ये तो रहा डेफिनेशन का बात। इसके पीछे कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं आपको 2 मिनट के पहले। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो केमिस्ट्री होता है अपना, केमिस्ट्री जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जितने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बीच में जो एप्लीकेशन होता है उसके बीच का ब्रिज होता है। इस ब्रिज का नाम ही केमिस्ट्री है ना। जितने थ्योरेटिकल चीज़ें साइंटिस्ट लोग बताते हैं या एस्टिमेट करते हैं या हाइपोथाइज्ड करते हैं उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बनाया जाता है केमिस्ट्री की हेल्प से। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रीजन बताना, केमिकल रिएक्शन बताना, ये सभी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में होती हैं। था केमिस्ट्री के बाद अब थोड़ा न्यूक्लियस पे बात करते हैं। जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये एटॉमिक मॉडल है ना भाई, ये है एटॉमिक मॉडल, ये है न्यूक्लियस, ये है शेल्स, एनर्जी लेवल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल, एल शेल। ओके, और ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, या फिर मैं बोलूँ ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक प्रकार का ट्रेजर बॉक्स होता है, TREASURE। जो न्यूक्लियस है वो ट्रेजर बॉक्स होता है। ट्रेजर बॉक्स मतलब खजाना, और बहुत सारी जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है
वो इस न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस एलिमेंट पे ही बहुत सारी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं रिपीट किया, बहुत सारे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करेंगे। तो न्यूक्लियस को बोला जाता है ट्रेजर बॉक्स, खजाने की चाबी। अब ऐसा क्यों जानते हैं, ऐसा क्यों जानते हैं? देखिए, अब न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन अपने को अगर पता चल गया, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस ट्रेजर बॉक्स है, अगर मेरे को प्रोटॉन मालूम चल गया तो मैं क्या बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नंबर। अगर मेरे को प्रोटॉन का नंबर मालूम है तो मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बता सकता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बता सकता हूँ तो मैं उसकी वैलेंसी बता सकता हूँ ना भाई। इलेक्ट्रॉन का नंबर मेरे को वैलेंसी मालूम पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन के नंबर से। अगर मैं वैलेंसी बता दिया तो वो जो एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, जो भी है, तो उससे मैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बता दिया, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताने के बाद मैं वैलेंसी बता दिया। तो मैं अल्टीमेटली बता सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो, मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं वैलेंसी बता दिया, और उससे मैं केमिकल रिएक्शन बता दिया। तो ये होता है एटॉमिक नंबर का रोल, है ना। ये एटॉमिक नंबर या बोलूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन का रोल। नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे को बहुत कुछ हेल्प करता है बताने में कि ये जो एलिमेंट है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत बड़ा फैक्टर है। अब क्वेश्चन उठता है कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में, एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, वाई वी सिलेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन में, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों चूज किया गया, न्यूट्रॉन को क्यों नहीं चूज किया गया, या इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं माना गया भाई साहब। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिस पे ही एटॉमिक नंबर को क्यों डिफाइन किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कहाँ है जगह, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम का, वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिटी मतलब होता है विशिष्ट पहचान। जैसे भी किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट पहचान क्या है, उसके फिंगरप्रिंट्स। दुनिया में सभी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, इसलिए मोबाइल में पासवर्ड, मोबाइल को अनलॉक करने के लिए मोबाइल कंपनी द्वारा फिंगरप्रिंट को ऑप्शन दिया रहता है। आपके मोबाइल फ़ोन का जो लॉक जो खुलेगा वो आपके फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। आपके मोबाइल फ़ोन का जो लॉक है वो आपके फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, मेरे फिंगरप्रिंट से कभी नहीं खुल सकता, क्योंकि वो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। आपका फेस कॉपी हो सकता है, आपकी हाइट कॉपी हो सकती है, आपका नेम कॉपी हो सकता है, मगर आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो कॉपी नहीं हो सकता। फिंगरप्रिंट ले लीजिए या डीएनए ले लीजिए, डीएनए कॉपी तो नहीं हो सकता ना। उसी तरीके से किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो फिक्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जो किसी भी एलिमेंट के लिए वो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता। वो इसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, विशिष्ट पहचान। और विशिष्ट पहचान है, इसकी यूनिक आइडेंटिटी है, इसी कारण एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिया गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसी कारण एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को लिया गया। ठीक है भाई साहब। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे को बताएगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को मैं इंडिकेट करता हूं Z से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे को बताएगा एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम चलने से मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम चलने से मेरे को उसका वैलेंसी मालूम चल जाएगा। उसकी वैलेंसी मालूम चलने से मैं ये बता सकता हूं कि वो जो एलिमेंट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी रिएक्टिव कैपेसिटी में बता सकता हूँ अल्टीमेटली। तो ये है इस पूरे एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया,
नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से अपना एटॉमिक नंबर बना। एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे नाइट्रोजन लेते चलो, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, नाइट्रोजन के बाद 7 प्रोटॉन रहता है, इसलिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, मतलब Z इज इक्वल टू 7 फॉर नाइट्रोजन। ठीक है भाई लोग। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसलिए जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है और इसी के बेस पे मैं एलिमेंट को डिफाइन करता हूँ। जो अपना पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही एलिमेंट को अरेंज किया है ना भाई। एलिमेंट जो अरेंज है पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज्ड है। ठीक है? क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी यूनिक आइडेंटिटी ये होती है। एटॉमिक मास सेम हो सकता है हर एलिमेंट का, है ना। एटॉमिक मास कई एलिमेंट का सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता क्योंकि उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। इसी कारण एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो रहेगा वो है एटॉमिक रेडियस के ऊपर या एटॉमिक साइज के ऊपर। एटम का साइज कितना होता है, उसको पढ़ना जरूरी क्यों है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।